मैं कह रहा था कि क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी रिजवान साहब आ गए, बाकी लोगों को भी आ जाना चाहिए पता है कि हम, अच्छा क्यू जो होता है वो बेसिकली आपके पास यानी अगर मैं इसको इस तरह करूँ जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो चीज़ पहले इन करते हैं उसी को पहले बाहर निकालते हैं। अगर ये पहले इन हो रहा है तो ये पहले बाहर आएगा, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। और इंटर जो है वो लास्ट से हो रहा होता है, यानी कोई नया डेटा यहाँ से इंटर होगा और आप यहाँ से ही इसको बेसिकली डिलीट भी कर रहे होंगे, ये कह रहा था क्यों। और इसमें भी वही होगा कि नोट सारी वाइट होंगी, एक दफा रीड कर लिया तो ग्रे हो जाएंगी, दोबारा हाँ आप उनको रीड ही नहीं कर सकते। जी जी। प्रोसीजरल वर्क वही होगा और उसके बाद डेप्थ फर्स्ट दोबारा सर्च आप में उनको रीड। हाँ बिल्कुल, स्टैक जो यूज करते हैं, स्टैक का मतलब होता है इसका एक साइड बन होता है। आप जो पहला डेटा इसके अंदर रखते हैं ना, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड डेटा आता है वो इसके ऊपर आता है, थर्ड डेटा जो आता है वो इसके ऊपर आता है, जो भी डेटा आ रहा है। अब ये सबसे आखिर में आया है, लेकिन जब आप निकालने की जो बात लास्ट करें, वाला सबसे पहले निकलता है इसमें। नहीं नहीं, हाँ लास्ट वाला सबसे पहले बाहर आएगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फीफो कहलाता है। और लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये कहलाता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो कहलाता है। अब मैं थोड़ा सेंट्रल आइडिया दूं तो इस तरह बता सकता हूं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च में नेबर्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि आप पहला डेटा जो पिक करते हैं, जो सोर्स होता है उसको रखते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस किए बगैर उसके नेबर को उठाते हैं, उसके नेबर रखते हैं, उसके नेबर रखते हैं, उसके बाद जो उसके नेबर्स होते हैं उसके नेबर्स रखते हैं, और जो सबसे आखिर में पहुंचते हैं सबसे पहले उस आखिर वाले डेटा को प्रोसेस करते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में आना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले स्टैक में जाया हुआ होता है लेकिन प्रोसेस नहीं करता, लेकिन इसका जो सबसे आखिरी डेप्थ होती है वो सबसे पहले प्रोसेस हो जाता है, और इससे ऊपर इसका पेरेंट जो होता है उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद इसका पेरेंट जो होता है उसके बाद प्रोसेस होता है। बस ये फर्क करना है। एक दफा पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, ग्राफ एल्गोरिथम में पढ़ लो, हम 10 तारीख पर भी बात कर लेते हैं कि 10 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे हम। 10 तारीख को फिर हम इस तरह से देखते हैं कि क्या करना है हमें। अच्छा, ग्राफ एल्गोरिथम में 2 एल्गोरिथम और हैं जो हम पढ़ सकते हैं, उसमें से एक है स्पैनिंग ट्री और एक है आपके पास डिजक्स्ट्रा, जिसे या डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं, शॉर्टेस्ट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये 3 काम भी हम कर लें तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा कि हम ये कह सकेंगे कि हाँ कोई मतलब एक रिजनेबल अमाउंट में हमने कर लिया। अगर कोई मिस हो गया तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, इसमें तो आगे पीछे ऑनलाइन में हो ही जाता है। तो अभी हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम से पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी डिस्कस हो जाएगा फिर हम एक क्लास आगे भी तय कर लेते हैं किस दिन लेनी है, आप लोगों के रेगुलर होते हैं तो ले लेंगे। अच्छा जी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, एक कहलाता है स्पैनिंग ट्री और एक होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इन दोनों मतलब दोनों तो है ही स्पैनिंग ट्री, लेकिन मिनिमम और स्पैनिंग ट्री क्या होती है। स्पैनिंग ट्री ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्राफ है और वो वेटेड ग्राफ है अनडायरेक्टेड, मिसाल के तौर पे ये 6 से कनेक्टेड है और ये जो है ये 3 से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में 2 से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे ये आगे 4 से कनेक्टेड है, ये आगे 3 से कनेक्टेड है, ये आगे आपके पास 5 से कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है 6 से, ठीक है ना। आगे बढ़े तो ये बेसिकली 9 से कनेक्टेड है, ये अगर आगे जाए तो इससे कनेक्टेड है 2 से, मिसाल ले रहा हूँ। अब ये तो एक ग्राफ है, हम बनाना क्या चाहते हैं, देखो इंटरेस्टिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बनाना चाहते हैं। अब यानी ग्राफ से ट्री में जाना चाहते हैं, तो ग्राफ से ट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले बता चुका मैं आपको। आपको इसके अंदर से क्या ब्रेक करना होगा, साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे स्पैनिंग ट्री बनानी है, सिंपल स्पैनिंग ट्री बनानी है, तो मुझे इनके साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। साइकिल तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इस वाले को कट कर दूं तो ये वाली साइकिल टूट जाएगा, इसको कट कर दूं तो ये साइकिल टूट जाएगा, तो मैं और इसको कट कर दूं यानी ये साइकिल टूट और इसको कट कर दूं। अब आप देखें जरा,
यानी अगर मैं यहाँ से इरेजर लूँ और आपके लिए अरे क्या हो गया, ये मिटा दूँ, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये मिटा दूँ, उसके बाद ये मिटा दूँ, कोई साइकिल बचा आपके पास? नहीं, तीन तीन एजेस मैंने रिमूव किए और साइकिल खत्म हो गई। और आप हर नोड से जो रीचेबल नोड पहले थे उन तक जाने का रास्ता अभी भी मौजूद है। यानी अगर आप चाहते हैं कि वंस यानी अगर आप चाहते हैं कि इस नोड से इस नोड तक पहुंचे तो आपके पास अभी भी रास्ता जो है मौजूद है। आप चाहते हैं इस नोड से जे तक पहुंचे, अभी भी रास्ता मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन आपके एजेस कम हो गए। ये बेसिकली मदरबोर्ड के अंदर और इस तरह की जितने नेटवर्क्स हैं उसके अंदर ये स्पैनिंग ट्री का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल होते हैं स्पैनिंग ट्री। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास इस वक्त स्पैनिंग ट्री बन के आई है, ये स्पैनिंग ट्री जो हमारे सामने नजर आ रही है, ये मिनिमम है या नहीं है। यानी इस वक्त जब हम इस पूरे स्पैनिंग ट्री के एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट हैं जो यूज हो रहे हैं, यानी कि 6 हटा दें यहाँ से, 3 हटा दें यहाँ से और 9 हटा दें यहाँ से, तो इसका जो सम है 6 + 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 और 22, टोटल इसका वेट 22 है, टोटल वेट। तो क्या कोई और तरीका भी हो सकता है कि मैं स्पैनिंग ट्री बनाऊं? और कितने ऐसे तरीके हैं जिससे मैं स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ? यानी मिसाल के तौर पे इस वाले एज को रिमूव करने के बजाय इस वाले एज को रिमूव कर लेते और इसको रिमूव करने के बजाय इसको रिमूव कर लेते। तो इस तरह के कई स्पैनिंग ट्री जो है वो जनरेट हो सकती है, कई स्पैनिंग ट्री जो है बन सकती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सी होगी, तो मिनिमम के लिए फिर हमें तो सोचना पड़ेगा कि भाई कौन से नोड को डिलीट करना चाहिए, कौन से को नहीं चाहिए। अगर 1000 या 1000 चलो बहुत ज्यादा बोलते हैं, 100 नोड भी अगर होते हैं ग्राफ के अंदर तो उसमें कौन से नोड रिमूव होंगे, कौन से नोड रिमूव नहीं होंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। स्पैनिंग ट्री तो बन जाएगी, स्पैनिंग ट्री का तो कोई मसला नहीं है, आप साइकिल को रिमूव कर दें स्पैनिंग ट्री बन गई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे आप? तो इसके लिए जो है वो मेथड तैयार किया जाएगा और ये इसकी जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे नेटवर्क इस्तेमाल होता है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कि आप कहते हैं कि पूरे नेटवर्क का वेट कम कर दिया जाए जो कि मैश सूरत में नजर आ रहा है और स्पैनिंग ट्री जो है वो बना दी जाए, तो हम किस नोड्स को कम करें ये सवाल पैदा होता है। वो कौन से नोड होंगे जिनको हमें इसमें से रिमूव करना होगा ताकि हमारा ट्री जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाए। जी सर, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मतलब इनिशियली कि हम चाहते हैं, यानी हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टूडेंट अबू बकर, अब्दुल बकर, अकबर, सॉरी, आवाज आ रही मेरी? आवाज ही नहीं जा रही। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, हाँ, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आप मुझे बताएं समझ में आ गई जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सबको अनम्यूट किया हुआ मैंने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया? अभी मैंने समझाया नहीं कैसे होगा। यानी हमारे पास एक स्पैनिंग एक ग्राफ है और उसको हम स्पैनिंग ट्री बनाना चाहते हैं। स्पैनिंग ट्री मतलब कि एक ऐसी ट्री जिसका वेट, स्पैनिंग ट्री यानी उसमें से साइकिल खत्म कर दें, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब ये है कि ऐसी स्पैनिंग ट्री हो जिसका ओवरऑल वेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ओवरऑल वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, अभी हम इसके एल्गोरिथम पे तो आ ही जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ साइकिल तो ये समझ नहीं आया जुमला, बाय डूइंग पिंक एरो, कौन सा पिंक एरो, लेकिन वो हाँ तो वो पिंक एरो जो पीछे हम पढ़ के आए उसमें नहीं था, लेकिन वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो नहीं थी ना, उसको हम स्पैनिंग ट्री कह सकते हैं, मिनिमम नहीं कह सकते। समझ आई बात? बिल्कुल तुमने सही पिक किया कि पीछे जो हमने काम किया था उसमें से हमने साइकिल को खत्म कर दिया था और हमने पिंक एरो हटा के नए एरो जो इंसर्ट किए थे, तो उसने कहा था कि ये एक ट्री बन गया। हमने भी यही कहा था, ब्रेथ फॉर सर्च का एक ट्री बन गया, ये भी मैंने वहाँ पर ट्री का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो वो बेसिकली जहाँ तक मैं समझाऊं कि एक टारगेटेड नोड दी जाएगी
उसमें पहुंचने के लिए मिनिमम वे से आपको जाना होगा, मिनिमम वे। नहीं नहीं यानी जो भी नहीं 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 रावल, ये नहीं है यहाँ पे, ये बात नहीं है कि यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक ग्राफ दिया हुआ होगा और आपको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनानी होगी कि आप एक ऐसी ट्री, अच्छा ट्री का मतलब ये है कि डिसकनेक्टिविटी तो होगी नहीं ना, कि आप ऐसा ना समझो कि हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिविटी तो वही रहेगी, लेकिन आप उसमें से कुछ एजेस ऐसे कम करोगे कि जो नई ट्री बन के आएगी, अब ग्राफ से ट्री बन के आएगा तो वो बेसिकली आपके पास ओवरऑल वेट उसका जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ओवरऑल वेट। मैं मिसाल देता हूँ फिर आपसे दोबारा पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे ट्री कनेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ट्री जो है वो कनेक्टेड ग्राफ होता है नो साइकिल। और इसी तरह से स्पैनिंग ट्री, मिनिमम देखो वर्ड नहीं लगा रहा अभी मैं यहाँ पे, स्पैनिंग ट्री इज ए सबसेट ऑफ द ग्राफ edges that form a tree spanning containing all the vertices। यानी spanning का मतलब उन्होंने क्या बताया, तमाम containing the all the vertices, तमाम vertices उसने contain किए हुए होंगे, ठीक है, और मैंने कनेक्ट होंगे, तो वो बेसिकली एक स्पैनिंग ट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो सबसेट ऑफ एजेस होता है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है सबसेट ऑफ एजेस, यानी एजेस कम कर दिया आपने, ग्राफ के जो एक्चुअल एजेस थे उसको कम करके आपने इस तरह से स्पैन किया है कि सारे वर्टेक्स अभी भी कनेक्टेड हैं, ठीक। अब इसमें वर्ड ऐड कर दिया मिनिमम, तो मिनिमम का क्या मतलब है कि इस तरह के, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि इस तरह की बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर ये साइकिल इसी के अंदर देख लें तो आपके पास यहाँ पर ही 3 ऑप्शन है ना, कि एक स्पैनिंग ट्री जो है वो ये बनाई जाए, एक स्पैनिंग ट्री जो है वो ये बनाई जाए, और एक स्पैनिंग ट्री जो है वो 2 स्पैनिंग ट्री बना, एक ये बनाई जाए और एक ये बनाई जाए। तो अब अगर आपके पास ये 2 या 3 जो भी हैं स्पैनिंग ट्री डिजाइन कर रहे हैं, यानी एक ये भी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, अगर ये 3 स्पैनिंग ट्री बन सकती है तो इसमें ये स्पैनिंग सारे नोड अभी भी कनेक्टेड हैं, तो इसमें से मिनिमम कौन सी होगी, तो आप कहेंगे जिसके तमाम एजेस का वेट का सम मिनिमम होगा वो मिनिमम होगा। ये ढूंढना मुश्किल है, हम किसी एक को कट कर लें, बोले स्पैनिंग ट्री आ गई, बिल्कुल सही है, लेकिन मिनिमम है नहीं, ये मुश्किल है। तो कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, गिवन अ ग्राफ जी बी कॉमा ई एंड एजेस विद डब्ल्यू, उसके साथ वेटेड एस, डब्ल्यू का मतलब वेटेड एसेट हुए हैं, यानी उसके साथ एसोसिएट हुए हैं। फाइंड स्पैनिंग ट्री, एक स्पैनिंग ट्री मालूम करनी है, टी हमें बिलोंग टू ई ऑफ मिनिमम वेट, जिसका वेट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो क्या लिखा है इन्होंने, ई बिलोंग टू टी और उसका वेट जो है वो क्या हो, यानी जब हम उसका वेट, ये समीशन का साइन है, तो वो बेसिकली यहाँ पे लिखना भूल गया या मैं कटिंग करने में रह गया कि यहाँ पे इसका वेट जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वो स्पैनिंग ट्री बेसिकली एक्सेप्टेबल है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर। उन्होंने यह समझाने के लिए ये भी कहा है कि मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें तो देयर आर सेवरल वेज टू वी कैन मेक द स्पैनिंग ट्री, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम, तो ये एक होता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसा करो कि सारे स्पैनिंग ट्री बना लो, सारी स्पैनिंग ट्री निकाल लो इसमें से एग्जॉस्टिव सर्च के बेसिस पे, ब्रूट फोर्स जिसे कहते हैं, कि देखो भाई मैं ये कट कर लूंगा तो एक स्पैनिंग ट्री, ये कट कर लूंगा तो दूसरा स्पैनिंग ट्री, ये कट कर लूंगा तीसरा स्पैनिंग ट्री, पता नहीं कितने स्पैनिंग ट्री बन जाएंगे यहाँ पे। जब सारे स्पैनिंग ट्री बन जाए तो उनमें जो सबसे मिनिमम वाला हो, बोलो कि ये स्पैनिंग ट्री मिनिमम है, तो इसको इस तरीकों को अडॉप्ट करने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, इसके लिए जो टाइम दरकार है वो एक्सपोनेंशियल टाइम है। इन्होंने बताया नेफ एल्गोरिथम, नेफ एल्गोरिथम जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे हम, कि अगर हम सारे स्पैनिंग ट्री को निकाल लें और उसमें से फिर मिनिमम ढूंढें तो ये सब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो फिर कोई ना कोई मेथड इख्तियार करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मेथड इख्तियार किया गया है उसको अभी तो हम ये नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो मेथड हमने अडॉप्ट किया उसको कहते हैं ग्रीडी बेस एल्गोरिथम, यानी ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पे पिक किया गया, और ग्रीडी एल्गोरिथम के बेसिस के ऊपर हमने जो है इसको सॉल्व करना। अब ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होते हैं, अगर हम ग्रीडी एल्गोरिथम की तरफ जाएं कि ग्रीडी बेस एल्गोरिथम क्या होते हैं, तो कहता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम रिपीटेडली मार्क लोकली बेस्ट चॉइस डिसीजन इग्नोर इफेक्ट ऑन द फ्यूचर, यानी जो इस वक्त करंट बेस्ट होता है उसको पिक करता है और फ्यूचर में क्या होना है उसको वो इग्नोर कर देता है, आगे क्या होगा, इस वक्त करंट क्या बेहतर है हमारे पास। अब देखो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि अगर हमें
इसी डायग्राम को लेना है और ये यूं आगे की तरफ जा रहा है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। दो पाथ है हमारे पास, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है और नहीं, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 5 है, और यहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। तो लोकली तो जो भी इस वक्त ये देखेगा कहेगा इसको यहाँ जाना चाहिए, और यहाँ जाने के बाद फिर रिकर्सिवली यहाँ से भी यही चेक करेगा कौन सा मिनिमम है, लेकिन पाथ एक ही है तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसके तकरीबन 15 जो है वो वेट्स चाहिए होगा, लेकिन अगर यहाँ से आ जाता तो उसको 5 वेट चाहिए। तो कह रहा है ग्रीडी एल्गोरिथम रिपीटेडली मार्क लोकली बेस्ट चॉइस, इग्नोर इफेक्ट ऑन द फ्यूचर। ग्रीडी इज एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ग्रीडी एक ऐसा अप्रोच है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन उसके लिए हमें बड़ी मोहताज अंदाज में काम करना होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसी चीज के मिन हासिल करने को या किसी चीज के मैक्स हासिल करने को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी चीज में कह रहे हैं कि मिनिमम आ जाए तो ऑप्टिमाइजेशन, या कहते हैं कि मैक्सिमम आ जाए तो ऑप्टिमाइजेशन। तो आप कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई हमें फला चीज में मैक्स रिजल्ट चाहिए, तो मैक्स रिजल्ट यानी ऑप्टिमाइज रिजल्ट चाहिए आपको, लेकिन वो ऑप्टिमाइज जो मैक्स। दोबारा पढ़ता हूँ कि ग्रीडी जो है वो लोकल चॉइस को पिक करता है इंस्टेड ऑफ द फीचर, क्या इफेक्ट होगा छोड़ के ग्रीडी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेथड जो है नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल। जब भी आपसे कहा जाएगा ऑप्टिमाइज, तो अब देखो हमें अभी तक नहीं कहा गया था, अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढे। तो हमने कहा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आपसे कहा जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढे, शॉर्टेस्ट पाथ एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसको डायनेमिक से सॉल्व करेंगे। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है, नहीं उसको भी ग्रीडी और डायनेमिक दोनों से कर सकते हैं, तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी ग्रीडी एल्गोरिथम है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दो है। मिसाल के तौर पे इसने आप समझाने के लिए ये बात की है यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ए से बी जाना है, हमें ए से बी मूवमेंट करनी है, और हमारे पास कई सोर्स हैं जाने के, यानी हम वॉक करके जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे सर ट्रैवल कर सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, और सो मेनी अदर वेज वी कैन मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने के हमारे पास कई रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, करते हैं फिर। तो कहता ये है कि इफ देयर इज अ कंस्ट्रेंट दैट कवर द डिस्टेंस विद इन 12 आवर, अगर हम इसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दें कि आप जो है, यानी इससे पहले वाली स्लाइड में हम मिस कर गया, सॉरी ये वाली स्लाइड थी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है प्रॉब्लम रिक्वायर्ड आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, ये मैंने बता दिया आपको। एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, नाउ सपोज अ प्रॉब्लम P that is travel from A to B. There are several ways to choose the traveling means. हम कई तरीकों से A से B जा सकते हैं। अब ये स्लाइड आई, ये रास्ते बता दिए। अब वो कहता है कि अगर इसमें हम कोई कंस्ट्रेंट ऐड कर दें कि हमें 12 घंटे में ही पहुंचना है, तो अब इस कंस्ट्रेंट की वजह से जो इसके कुछ फिजिबल सॉल्यूशन थे, ए से बी जाने के लिए वॉक कर सकते थे या हम मोटरसाइकिल पे जा सकते थे, जो इसके फिजिबल प्रॉब्लम थे, ये एक कंस्ट्रेंट ऐड होने की वजह से ये कुछ इसके फिजिबल प्रॉब्लम हटने शुरू हो जाएंगे। ड्यू टू द कंस्ट्रेंट कैन नॉट ट्रेवल बाय द मीन एक्सेप्ट ट्रेन और एरोप्लेन। मिसाल के तौर कुछ कंस्ट्रेंट ऐड हुआ तो अब हम या तो एरोप्लेन से जा सकते हैं या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, बाकी चीजें हमें 12 घंटे में नहीं पहुंचाएंगी। फिर वो कहता है ऑल दो सोल्यूशन विच फिट सेटिस्फाई द कंडीशन आर कॉल्ड द फिजिबल। वो सारे के सारे सोल्यूशन जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दिए जाने वाली कंडीशन को, तो वो कहलाती है फिजिबल सोल्यूशन। इस वक्त तक कोई कंडीशन नहीं थी, तो सारे हमारे फिजिबल थे। उसने कहा था ए से बी जाना है, हमने कहा वॉक कर सकते हैं, बस पे जा सकते हैं, ये सारे फिजिबल सोल्यूशन। जब उसने कहा कि 12 घंटे में पहुंचना है, तो इनमें से भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, कौन से फिजिबल हो गए जो हमारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी इस वक्त दो हैं, ट्रेन और एरोप्लेन। तो कहता है इफ देयर इज अनदर कंडीशन दैट इफ आल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रैवल इन द मिनिमम कॉस्ट, और हमें मिनिमम कॉस्ट में जाता है, प्रॉब्लम कॉल्ड द ऑप्टिमाइज। अब हम कहते हैं कि उसको मिनिमम कर दो, इन फिजिबल में से जो फिजिबल सोल्यूशन है उसको मिनिमम करो, ऑप्टिमाइज करो। तो ऑप्टिमाइज करो मिनिमम की सूरत में, यानी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो कहता है कि सूरत में कॉस्ट जो मिनिमम होगी उसको हम कहते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अमंग द सेवरल फिजिबल सॉल्यूशंस देयर माइट बी वन मिनिमम सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बहुत सारे सॉल्यूशन के अंदर जो कि मौजूद होता है उसमें से एक आंसर जो है वो आपका
आपका एक्चुअल होता है, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या सोल्यूशन जो कहते हैं। जैसे मिसाल थोड़ी देर पहले मैंने स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया कि बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हैं लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है सारे। उस ऑप्टिमाइज को ढूंढना है कि वो कौन से हैं। तरीका यही है, फिर आप या तो ये करेंगे सारे निकाल लें और कहते हैं कि ये, तो फिर मेथड फेल हो जाएगा। तो ग्रीडी मेथड इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ग्रीडी जो है वो ऑप्टिमाइज। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो कहता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। इसमें से एक है ग्रीडी मेथड जो हम कर रहे हैं अभी, दूसरा है डायनेमिक अप्रोच और तीसरा है ब्रांच एंड बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों मेथड जो है पढ़ने चाहिए, कम से कम इन तीनों के एक एल्गोरिथम पढ़ने चाहिए। इसमें से हम अभी एक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है क्या नाम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। दूसरा भी पढ़ लेंगे ग्रीडी का, जिसको हमने नाम दिया है बेसिकली डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डायनेमिक के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो हम पढ़ सकते हैं, यानी जो हमें पढ़ने चाहिए। नहीं, सिर्फ ट्री के लिए जरूरी नहीं है, स्पैनिंग ट्री के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे ग्रीडी एक मेथड है, वो किसी जगह भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और जहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और ये मतलब इसके अभी तो हमने ये पढ़ा कि अभी जो बात हमने की ना, अब तक हमने कहा है कि अभी मैंने ऊपर ग्रीडी की बात नहीं की थी, अभी तक हमने यहाँ पे जनरलाइज बात कर रहे थे सारी। कि यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे कह रहे थे ग्रीडी खुद एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है वो मैंने इस स्लाइड्स में बताया कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है। ये जो स्लाइड्स में मूव कर रहा हूँ इसमें ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस किया मैंने। फिर जब ये खत्म हुआ हमने कहा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये हुआ। यानी जब ये खत्म हुआ तो हमने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन की 3 मेथड है, ग्रीडी, डायनेमिक एंड ब्रांच। में समझाता हूँ, ग्रीडी एक बड़ा नाम है, ठीक है ना, ग्रीडी एक बड़ा नाम, यानी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 एक बिग नेम है। इनके अंडर सुपरविजन में बहुत सारे एल्गोरिथम आते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे ग्रीडी एक अप्रोच है, एल्गोरिथम भी नहीं कहते उसको हम। ग्रीडी एक अप्रोच है जिसके बेसिस पे हम अपने ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डायनेमिक एक अप्रोच है जिसके बेसिस पे हम अपने ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस अप्रोच के अंदर कई एल्गोरिथम जो है फिट होते हैं। अब इस अप्रोच के स्टेप्स हैं, ग्रीडी की ये 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप जो भी एल्गोरिथम फॉलो कर लेगा वो ग्रीडी के रेंज में आ जाएगा। डायनेमिक के 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स जो भी फॉलो कर लेगा वो डायनेमिक के रेंज में आ जाएगा। तो हमने जो स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम डिस्कस किया है, ये बात तय हो गई कि स्पैनिंग ट्री एक ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम है। क्या है इसका प्रॉब्लम, क्या है कि वी हैव टू फाइंड अ स्पैनिंग ट्री, इट्स नॉट ओनली द स्पैनिंग ट्री, इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका मतलब एक ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम की तरफ चले गए हम। अब सवाल ये है कि मिनिमम यानी ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि 3 मेथड कोई में से कोई एक मेथड लगा सकते हैं, ग्रीडी, डायनेमिक या ब्रांच एंड बॉन्ड। तो अब क्योंकि हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे कि मैं बोलूं कि तीनों को बारी बारी ट्राई करते हैं, इतना टाइम है हमारे पास, तो कुछ एल्गोरिथम पहले से बने हुए हैं जो ग्रीडी बेस हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए। मैंने देखो जुमला क्या बोला, कुछ एल्गोरिथम पहले से बने हुए हैं जो ग्रीडी बेस्ड हैं और वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को मालूम करने के लिए इस्तेमाल, जिसमें से पहला एल्गोरिथम है क्रुस्कुल एल्गोरिथम, साइंटिस्ट के नाम पे है। क्रुस्कुल एल्गोरिथम जो है बेसिकली वो ग्रीडी बेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है स्पैनिंग ट्री का सोल्यूशन हासिल करने के लिए ग्रीडी अप्रोच ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक अप्रोच समटाइम प्रॉब्लम बेस हम देखते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम में डायनेमिक लगाओगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो ग्रीडी की तरफ चले, क्योंकि सारे रिसर्च हो चुकी है तो हमें तो सिर्फ ये पढ़ना होता है कि भाई किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि क्रुस्कुल एल्गोरिथम जो है वो ग्रीडी बेस एल्गोरिथम। अब अगर हम ग्रीडी को आगे मजीद देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है इसकी एक थ्योरी है जो कि हम पढ़ रहे होंगे। जैसे मिसाल के उसने कहा कि एन एल्गोरिथम पैराडिम that follow the problem solving approach of making local optimal choice at each stage with the hope of the finding the global optimum। हर करंट के और हमारी जिंदगी भी इसी तरह से, हमें फ्यूचर का नहीं पता, तो हम इस वक्त एक एनालाइज करके लोकल ऑप्टिमम पे बेस्ट डिसीजन लेते हैं, जो हो सकता है कि हमारे फ्यूचर में आने वाले वक़्त में हमें बेस्ट ऑप्टिमाइज रिजल्ट दे दें। ऐसे ही होता है ना, वी आर ग्रीडी राइट नाउ। हमारे पास जॉब के डिफरेंट ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे अब 3 जॉब्स के ऑफर्स हैं, आपको नहीं पता कि आप किस जगह जाएंगे। समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार वहाँ के लोग अच्छे हैं, सैलरी कम है, फिर भी बेहतर है, वहाँ के लोग बड़े वो हैं, सैलरी डबल है, नहीं जाएंगे। मिसाल डबल तो नहीं, चलो डबल के अलावा छोड़ लो,
तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली एक प्रॉब्लम को ग्रीडीनेस की तरह सॉल्व कर रहे हो। तो कहता है रिपीटेडली मेक लोकल, रिपीटेडली का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी आपके पास इस वक्त करंट पोजीशन ये थी, फिर आपके पास आपने जॉब शुरू की तो आपके पास ये एक लोकल डिसीजन था, फिर आपने आगे बढ़ने के लिए एक और लोकल डिसीजन लिया, फिर एक और आगे बढ़ने के लिए एक और डिसीजन लिया। इस तरह अपनी जिंदगी को बनाने के लिए डिफरेंट लोकल डिसीजन लेते हुए आपने कहा कि देखो मैंने ये ग्रीडी बेस सारे जो छोटे छोटे डिसीजन लिए वो मुझे ग्लोबल ऑप्टिमल की तरफ लेके चले गए। समझ आई बात है? और समटाइम अगर आपने गलत लोकल डिसीजन लिया होगा तो फेल भी हो सकते हैं, मतलब गलत। तो ग्रीडी को फेल नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए कि ये तो एक बेसिकली हमें तो रियल लाइफ की बात को तो हमारा फेट है कि हम बेसिकली हमारी किस्मत पर डिपेंड ज़्यादा करता है until unless कि हम कोई डिसीजन लें। तो मैं समझाने के लिए बोला था, लेकिन जो डेटा बेस यानी डेटा के रिगार्डिंग है, जो डेटा हमें दिया जाता है उसमें बेसिकली हम उसको एनालाइज करते हैं। हाँ, अब मैं जरा सवाल पढ़ लूँ। डिफरेंट इज द डायनेमिक एंड ग्रीडी, अभी बताता हूँ मैं इनके दरमियान डिफरेंस। इज इट बेस्ड ऑन लर्निंग ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस? नहीं, करंट पे डिसीजन पिछले कोई लर्निंग नहीं करते इस पे, यानी मशीन लर्निंग नहीं लगाते इस पे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर करंट की डिसीजन लेंगे तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग कहलाता है। कि हम इसको ट्रेन करें, लर्निंग कराएं, तो इस तरह नहीं है, ये मशीन लर्निंग नहीं है, एआई की कैटेगरी के अंदर आता है। और इज इन शॉर्ट बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, नहीं पास्ट डेटा को नहीं यूज कर रहे। अच्छा, इन डायनेमिक मेक डिसीजन एट ईच स्टेप। हाँ, डायनेमिक में ईच स्टेप पे डिसीजन लेते हैं, इनमें एक वाज़ेह फर्क है कि इसके जो इनके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, यानी ग्रीडी के और डायनेमिक के, वो बेसिकली डिफरेंट है। यानी अगर आप ग्रीडी को सॉल्व करने जाते हैं तो उसके 3 स्टेप्स हैं, मैं भी बता देता हूँ वो कौन से हैं। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ग्रीडी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो बात हो रही थी कि लोकल ऑप्टिमा जो है वो ढूंढता है, वो लोकल ऑप्टिमा से मुराद है लोकल बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यहाँ से जैसे मैंने भी कहा था स्टार्ट किया, तो लोकल के बेसिस पे वो यहाँ पे जाएगा 4, ये मैक्सिमम, ये ऑप्टिमाइजेशन मैक्स करना चाहते हैं 3 से 4, 4 से 20, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया कितना रिजल्ट आ जाएगा 27। और अगर यहाँ से हम जाते तो ये आ जाता 3 से 7 और 7 से 11, 21 आ जाता। तो ये हमारे पास एक्चुअल आंसर इसका जो है वो 27 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको ग्रीडी से चेक कर रहे हैं तो ये आ रहा है 7 और 11, ठीक है ना, क्योंकि हम मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते हैं, मैक्स रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। 3 पे खड़े हैं तो मैक्स इस वक्त किसको नजर आ रहा है, 4 या 7? 7 पे आ जाएंगे। और फिर 9 और 11 में मैक्स कौन सा नजर आ रहा है, 11, तो यहाँ जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3, 7, 11, 21। लेकिन अगर ये एक्चुअल आंसर देखा जाए तो 3, 4, 20, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच जो है फेल होगी। तो ग्रीडी को बेसिकली हासिल करने के लिए डायरेक्टली हम स्टार्ट मतलब ब्लाइंडली नहीं शुरू कर देते, बल्कि इसमें एक 2-3 स्टेप प्रोसेस किया जाता है और फिर ये एनालाइज किया जाता है कि ग्रीडी इसके अंदर फिजिबल है या नहीं है। तो ग्रीडी चॉइस लीड अस द नॉन ऑप्टिमल पाथ, यानी ऐसा हो सकता है कि ग्रीडी से आप सॉल्व करें और आपको सही रास्ता ना मिले, ये भी पॉसिबल है, ये बात ध्यान में रखना। तो व्हेन वी यूज द प्रॉब्लम ऑन विच ग्रीडी अप्रोच वर्क हैज 2 प्रॉपर्टीज, यानी ग्रीडी की 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना आसान नहीं है, मतलब काफी हमारे दुश्वार गुजार काम है। मैंने छेड़ तो दिया है मसला, लेकिन है काफी डिफिकल्ट। कहता है ग्रीडी पहली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, यानी जब आप किसी को ग्रीडी से करना चाहते हैं तो पहले आप ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी जो है बेसिकली अ ग्लोबल ऑप्टिमल कैन बी अराइव एट सिलेक्टिंग ए लोकल, यानी आप और सुनना क्या कह रहा हूँ, आप इस बात पे जब तक इंश्योर नहीं होते कि लोकल ऑप्टिमल जो आपने बनाया है उसको अडॉप्ट करते हुए आप ग्लोबल ऑप्टिमम की तरफ पहुंचोगे, जब तक आप इंश्योर नहीं होते आप ग्रीडी के बेस पे काम नहीं करते, यानी आपका ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी हासिल नहीं होता। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, a global optimum can be arrived at by selecting a local optimum,
यानी जो लोकल का मतलब हुआ जो करंट आपने पिक किया है, इसके बेसिस पे आप ग्लोबली ऑप्टिमल हासिल कर लोगे तो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी बेसिकली आप अडॉप्ट कर सकोगे, वरना अगर ये मिसलीड करेगी आपको तो फिर आप ग्रीडी आप सवाल यहाँ पे बिल्कुल सारे स्टूडेंट को ध्यान में रखोगे कि हमें कैसे पता चलेगा। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि हम कैसे हासिल करेंगे कि ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सही है, ताकि हम लोकल एक्शन के ऊपर ग्लोबल ऑप्टिमम जो है वो हासिल कर लें। ठीक है ना, मैं अभी समझाता हूँ आपको, इस बार ये भी समझाऊंगा। और optimal structure, an optimal solution to the problem contain an optimal solution to sub problem, यानी जिस तरह से आपने पहला solution किया है रिकर्सिवली दूसरा और तीसरा भी उसी तरीके से कर सकते हो, तो उसको हम ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये दो बातें अगर जिसके अंदर जिस प्रॉब्लम में ये दो बातें फिट हो जाती हैं तो आप कहते हैं कि ये ग्रीडी चॉइस प्रॉब्लम में फिट हो गया, और जो इसमें नहीं होती तो फिर आप कहेंगे ग्रीडी नहीं है। ठीक है, एक डिफिकल्ट बात मैंने यहाँ पे कर दी है जो सब टाइम खत्म होने के वक्त छेड़ी है मैंने। और आप ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा ये जो काफी डिफिकल्ट हो रहा है ये समझने में। हाँ, लेकिन किसी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा ना तो आसान हो जाएगा। मतलब आसान से मुराद है कि समझ आ जाएगा एटलीस्ट, ये है मतलब ये नहीं कि समझ से बाहर है, समझ जाओगे तुम तो। लेकिन मैंने पता नहीं इसको क्यों, असल में होता ही है कि आपको मैं डायरेक्टली उसको एल्गोरिथम पढ़ा देता, और पढ़ा भी सकता हूँ, अभी जाऊँ और उसको एल्गोरिथम समझा दूंगा और आप देखेंगे और उसको एल्गोरिथम, मतलब आपको कम से कम ये बात तो समझ आ गई कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है। तो और सुनना, हम उनको नटशेल करते हैं और उनको सॉल्व करने के 3 बेसिक तरीके हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो हमारे एल्गोरिथम के पास है, वो 3 है। कौन कौन से? एक है ग्रीडी बेस अप्रोच है, ये एल्गोरिथम नहीं है, अप्रोच। एक है डायनेमिक अप्रोच और एक है ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। ग्रीडी बेस अप्रोच जो है वो लोकल ऑप्टिमा बेस, इनको पूछे तो ग्रीडी बेस अप्रोच क्या होता है, वो लोकल ऑप्टिमा बेस जो है वो लोकल ऑप्टिमल टेंडिंग जो है वो बेसिकली कहलाता है, यानी जिस वक्त उसको करंटली जो मिले। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये तो हर वक्त फेल हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। तो उसने कहा कि अगर आप ग्रीडी पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप दो प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएं। कौन सी दो प्रॉपर्टी? ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, यानी लोकल से करते करते आपको इंश्योर हो कि आप ग्लोबल ऑप्टिमम पे पहुंच जाएंगे, और जो प्रोसीजर आप पहले सब स्ट्रक्चर पर लगा रहे हैं ऑप्टिमल, वो दूसरे सब स्ट्रक्चर और तीसरे सब स्ट्रक्चर पर लगाएंगे सिमिलर, डिफरेंट नहीं, सिमिलर प्रोसेस। तो फिर आप इसको बेसिकली अटेंड कर सकेंगे ग्रीडी को, अदरवाइज आप ग्रीडी को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप मुझे अगर 10 मिनट दे तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल समझाऊं। हेलो 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 सर समझा दे। अगर थक गए तो अटेंडेंस दे दो, कोई मसला नहीं है। 10 तारीख को नहीं, 11 को, 10 को नहीं, 11 सही रहेगा। 11 को फ्री हो ना? सर फिर 11 को रिपीट थोड़ा सा कर लेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। हाँ देखो, अभी नहीं, मुझे ये क्रूस्कुल तो पढ़ाना है ना बेटा, इतना पढ़ा दिया तो क्रूस्कुल पढ़ाने में 10 मिनट लगेगा, वो पढ़ा दूंगा, तो मसले वाला चीज़ ही नहीं है। 11 को इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं शायद पेपर बना चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी। 10 तक शायद पेपर ना बन सके, तो 11 को अगर आप फ्री है, मेरे ख्याल क्लासेस खत्म हो गई, फ्री होंगे आप लोग, हाँ ना? क्लासेस तो खत्म हो गई हैं सर, बस वो क्विज़ेस असाइनमेंट की सबमिशन है। मैं तो आपसे कुछ असाइनमेंट मांग नहीं दे रहा, जो है उसी में मैं ग्रेड कर दूंगा आपको। नहीं बाकी सब्जेक्ट्स की बाकी बाकी सब्जेक्ट्स। हाँ, वो मसाइल में सभी रहे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप थोड़ा टाइम दे दें 11 को, तो आप 6 ओ क्लॉक को ज्वाइन कर लें। ठीक है ना? ठीक है सर, हम ठीक है। हम जो है वो एटलीस्ट, देखो मुझे अफसोस इस बात हुआ था, मैं मतलब शुरू से आदत है, 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, कि एट 6 ओ क्लॉक पे एटलीस्ट आपको वो मटेरियल जरूर मिले। देखिए, एग्जाम एक चीज होती है, पासिंग करने की, लेकिन टीचर की तरफ से वो मटेरियल मिल जाना है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। अनम्यूट कर दूं? अनम्यूट है आप लोग बेटा? रावेल आप अनम्यूट है, आप खुद अपने आप को अनम्यूट करें। तो वो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है कि आप खुद भी जो है ना, मतलब मैं आपको वो चीज़ दे दूं जो रिक्वायर्ड है, जैसे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, क्रूस्कुल एल्गोरिथम है, और डायनेमिक की प्रॉपर्टीज हैं,
ग्रिडी की प्रॉपर्टीज हैं, ये समझ में आनी चाहिए क्या होती है। अब क्योंकि एंड हो गया इस दफ़ा, हालात ऐसे रहे, अल्लाह ताला हमारे हाथ में आसानी करे। मैं तो फिर भी स्टूडेंट से कहता हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि ये हमारी तरफ से जो शॉर्ट कम रह गए हैं वो आप एग्ज़ाम के बाद आप जब कहेंगे हम उसको पूरा करेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये 2-3 टॉपिक जो हमारे बाकी हैं वो हम एग्ज़ाम सर के बाद असाइनमेंट के हवाले से बात करनी थी आपसे। बोलो बोलो सर बोलो। आपने पहले जो शॉर्ट असाइनमेंट के जो नंबर दिए हैं काफी कम दिए हैं। मैंने वो मार्क भी किया है, अगर तुम बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। असल में हो ये रहा है कि तुम लोग ने उसको इतने रंग बिरंगे अंदाज में सबमिट किया है ना, कुछ लोगों ने पीडीएफ, कुछ ने वर्ड, कुछ ने इमेजेस। अब टीचर होने के नाते मैंने इतनी मेहनत की, उनको डाउनलोड किया, अगर वर्ड है तो डाउनलोड किया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। तो मैं पीडीएफ में चेक करने का मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको चेक करता हूँ बकायदा, जैसे पेन से चेक नहीं करते, तो मैंने उसको चेक किया। और इसी तरह से जो इमेजेस थी उनको भी मैंने डाउनलोड की, 5 इमेजेस थी उनको डाउनलोड की, फिर उनको मैंने प्रिंट पे खोल के चेक किया उसको, तो वो मैंने स्टोर कर ली है अपने पास सारी ना। मैं वो आपको शेयर भी कर सकता हूँ आपके, तो वो कोई मसला नहीं है। गूगल क्लासरूम में सिर्फ नंबर मैं दे सकता हूँ, वहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन नहीं है। सर वो आपने 8 नंबर दिए हैं 22 में से। हाँ वो मैं तो आपको अब पास आपको ही नहीं कर गलतियां भी पाएंगे। आप ले लोगे ना तो आपको गलतियां नजर आ जाएंगी अपनी, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे बहुत सीवियर गलतियां हैं जो कि आपको शायद एहसास ना हो रहा हो। कुछ लोगों ने यूं लिखा है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको समझाता हूँ। 5n², ठीक है, प्लस n, 2n एन प्लस 5। मैं समझा रहा हूँ कि क्या गलतियां की स्टूडेंट ने, ठीक है। और लिखा है इट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5n²। ये कई लोगों ने किया है ये, मतलब टोटल कॉपी 15 थी, प्लस 2n² प्लस। अब तुम बताओ, अभी यहाँ बैठे हुए इतने साल, इतने टाइम गुजर गया मेरे को, क्या ये सही बात है? सोचो जरा, स्क्वायर लगा हुआ, क्या ये सही है कि 5n² प्लस 2n प्लस 5 बड़ा होगा 5n² प्लस 2n? कैसे बड़ा हो सकता है? आपने इस n को स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर ज्यादा बड़ा होता है या n बड़ा होता है? स्क्वायर बड़ा होता है। तो फिर ये कैसे बड़ा हो सकता है? ये वाला पार्ट कैसे बड़ा होगा इस पार्ट से? लोगों ने उसको बड़ा रखा हो। जो पहला सवाल था 5 नंबर, वो इस तरह की बड़ी सीवियर मिस्टेक्स हैं उसके अंदर जो मैंने चेक की बकायदा। तो वो आपको मैं शेयर कराने की कोशिश करूँगा, वो किसी गूगल ड्राइव पे रख दूंगा वो, और आप वहाँ से अपने आप को कॉपी कर लीजिएगा, अपने कॉपी में। सर तो आपको इसके आंसर्स मिल सकते हैं? वो जो आपने असाइनमेंट्स और क्विजेस और दिए थे उसकी कीज मिल सकती है? कीज हाँ मैं दे दूँगा। पॉसिबल है ऐसा? हाँ दे दूँगा, देखता हूँ मैं तो अभी चेक जो कर रहा हूँ तो अभी बगैर की के कर रहा हूँ, की बना लूँ, अभी अगला वाला की बना रहा हूँ उसकी मैं सॉल्व के ना, तो मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 11 को 6 o'clock पे, राइट। उसमें हम एक एल्गोरिथम पढ़ लेंगे और बाकी एग्जाम पेपर डिस्कस कर लेंगे, जितना टाइम हमें मिलेगा हम उस पर पढ़ लेंगे उसको। 11 को लिख लो, 11 को मैं उनको भी मेल कर दूंगा ना, हेड को माजू के, ताकि ऑफिशियल हो जाए। कोशिश कोशिश ये करिएगा पेपर बनाते हुए सर लास्ट सेमेस्टर है ये। नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतर होगा। पहले सब्जेक्ट काफी सर ये ज्यादा इसी सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ रहा है। नहीं समझाया तुमने, क्या बोला? सर ये सब्जेक्ट काफी टाइम ले रहा है, काफी मुश्किल हो रहा है सब्जेक्ट। काफी क्या कर रहा है, मुश्किल हो रहा है? सर ये सब्जेक्ट काफी सारा मुश्किल है। सर कर रहे हैं, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, कर लेंगे। मार्क्स सर जरा ध्यान रखिएगा सही मार्क्स बात में। है। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट सारे पास हो जाए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो है वो किसी को तंग नहीं करने का रहता है। लेकिन आप भी थोड़ा पढ़ें। लेकिन ये क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ाने के कई तरीके हैं, मतलब कई वेज हैं जो आप पढ़ा सकते हैं इसको। 2-3 तरीके से पढ़ा सकते हैं, हल्का करके, मीडियम करके, बहुत हाई फाई करके। क्योंकि हमारे स्टूडेंट में जो है वो हाई फाई, मैं इसको प्योर मैथमेटिकल बेस पढ़ा सकता था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो स्टूडेंट में थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट का मसला आ जाता था। फिर उसको एक 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 ये भी होता है कि खाली मैं इसकी रनिंग चला दूँ, यानी कैसे एल्गोरिथम चलता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती, तो स्टूडेंट वो गेट नहीं कर पाता जो होना चाहिए। तो कई वेज हैं, मैं तो कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई तरीके हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के। तो स्टूडेंट जहाँ देखता है ना कि हल्का पढ़ाई हो रही है और हमें एल्गोरिथम समझा दी जाता है कैसे चल रहा है, और मैथमेटिक्स कम से कम इन्वॉल्व की जाती है और नंबर भी मिल जाते हैं, स्टूडेंट वाह तब क्या कमाल होगा। तो मैं जरा इससे अवॉइड करता हूँ। मैं चाहता हूँ